चलो ठीक है, एक झटके में आपकी जो एक्साइटमेंट का लेवल है उसको कहीं और ही पहुंचा देता हूं। ये बात आपको बता के कि रेसलमेनिया 40 अब से आज के दिन से 100 से भी कम दिन दूर है। तो 100 दिन के 100 दिन के अंदर अंदर रेसलमेनिया का इवेंट होने वाला है और अब हम कह सकते हैं वो सीजन ऑफिशियली हिट कर चुका है, ये 100 दिन वाला माह की हाँ भाई अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसी चीजें होने वाली हैं जो कि आज होंगी लेकिन याद रखी जाएंगी आने वाले सालों तक। और इस साल में तो कितना कुछ है भाई, सीएम पंक है, रॉक हैं, बड़े बड़े मैच, इतने मैचेस की अब ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मैच करवाएं कौन सा ना करवाएं। तो 100 दिन के अंदर अंदर रेसलमेनिया और बस मजे हैं अब तो फिर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 305 में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में, इसीलिए क्योंकि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में रॉक आए थे। तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप तो बेस्ट ऑफ वाली थी, बेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ रॉ, तो वहां पे 7 लाख से नंबर नीचे ही था तो उसको तो कंसिडर भी नहीं करेंगे। लेकिन इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो आई है 1.751 मिलियन व्यूअर्स। और अभी शायद ऐसा हो सकता है आपको लग रहा होगा रॉक के आने से कम है, लग तो रहा है मुझे भी थोड़ी सी कम है क्योंकि बहुत सारी चीजें एडवर्टाइज थी उसके बावजूद भी। लेकिन जब रॉक थे शो पर उस टाइम पीक मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई थी। और जब मैं 2 मिलियन का मार्क बोलता हूं ना रॉ के लिए तो ऐसा लगता है भाई रॉ ने तो कुछ खास ही कर दिया, क्योंकि जब रॉक थे टेलीविजन पर तो उस टाइम पर मंडे नाइट रॉ की थी बिल्कुल पीक व्यूअरशिप और ये थी 2.154 मिलियन व्यूअर्स। और मस्त बात पता है क्या है कि ये जो रॉक थे ये ना शुरू में थे ना एंड में थे, बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको प्लेस किया था। और ट्रिपल एच के आने के बाद से ये चीज आप लोगों ने बहुत देखी होगी, पहले विंस क्या करते थे या तो शुरू में या एंड में ही धमाका होगा, बीच में वो कभी ऐसी चीज नहीं डालते थे। लेकिन एक शो को थोड़ी स्टेबिलिटी देने के लिए मुझे पहले बेकार लग रहा था ट्रिपल एच का ये मूव कि भाई शुरू एंड में डाला करो ना तब फील आती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रिपल एच तो ट्रिपल एच है, शायद उनका डिसीजन सही रहता है, इसीलिए फिर बाकी चीजों की भी जो इंपॉर्टेंस है वो फील होती है। और उसके बाद जब मेन इवेंट हुआ था तो भी व्यूअरशिप थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन रॉ के लेवल रॉक के आने के लेवल की नहीं थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो था ही, एंड रॉक आते हैं नंबर्स लेके आते हैं, ये बात तो अब हर बार की तरह प्रूफ होती है। अगली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन स्मैकडाउन का जो एडिशन है वहां पर जो बड़ा मैच है एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद एक ट्वीट में पोल डाल के पूछा कि कौन करेगा वो राइट अर्न, वो अधिकार किसे मिलेगा रोमन रेंज को फेस करने का रॉयल रंबल में। तो करंटली मैंने भी रैंडी ऑर्टन को वोट किया है, लेकिन एले नाइट जो है 13% के साथ है, 76% के साथ है रैंडी ऑर्टन और 10% के साथ ऑलमोस्ट हैं एजे स्टाइल्स। तो करंटली सारे लोगों का माहौल तो यही लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन को का वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ रिप्लाई भी दिखाता हूं इसके, जैसे रेसल फीचर्स ने रिप्लाई करते हुए फेटल 4 वे यहां पे मेंशन किया है और इस वाले ट्वीट के लाइक्स भी 2.4 के हैं। मतलब ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पोल के जितने लाइक नहीं है उस ट्वीट के उससे ज्यादा इस फेटल 4 वे वाले के लाइक है। तो आप लोग मान सकते हो, समझ सकते हो कि फैंस चाहते हैं कि एक फेटल 4 वे मैच की तरफ बढ़ा जाए। हमने असली कड़ा पॉडकास्ट में वैसे इसको अच्छे से डिस्कस भी किया है, तो आप लोग उसको जाके स्टिल सुन सकते हो, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है और ये फ्री रहता है, तो ये जाके आप लोग मस्त तरीके से देख सकते हो। बाकी स्मैकडाउन के बारे में आपको ये भी बता देता हूं कि रोमन रेंस अब ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं। कल मैं एक दो इधर उधर डर्ट शीट्स के ऊपर देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कहां है। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब ऑफिशियली खुद डाला तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रोमन रेंस भी स्मैकडाउन के न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में होने वाले हैं। और ये बात मत भूलना, भले ही आपकी नजरें होंगी रॉयल रंबल में रोमन रेंस को कौन फेस करने वाला है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि रॉक आके रोमन रेंस के हेड ऑफ द टेबल पर बैठने की बात कह के गए हैं। तो इस बात को, इस क्वेश्चन को रोमन रेंस अवॉइड तो नहीं कर सकते, इवन उन्होंने रिएक्ट भी कर दिया था अपने ट्विटर पे, तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा स्मैकडाउन से। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो जो प्रीव्यू वाला एडिशन होने वाला है, मतलब कि कल हो जाएगा, तो शायद कल मैं आपको बता दूंगा वो चीज क्या है। लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट है इसका किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के साथ काम करने से, ये कुछ अलग और डिफरेंट चीज है। तो ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ रूमर्स में फैलाया जा रहा है, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर इस बात को कह रहा है तो हम मान सकते हैं। तो फिर आप कोई दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो एक्सपेक्ट करो। ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए वाले अनाउंसमेंट से भी कुछ हटके या कुछ अलग या कुछ और अच्छी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके आ जाए, जैसे टैग टीम स्प्लिट वाली। आई थिंक वो अनाउंसमेंट की तरह तो नहीं लेनी चाहिए। तो देखते हैं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है। और कल वाली वीडियो में शायद मैं आपको जो अनाउंसमेंट है जो भी है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर कल तक इस टाइम तक आ जाती है। तो रोमन रेंस की बात करते हैं, तो कल या परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेथ रॉलिंस ने कैसे 220-30 दिन का जो उनका रेन हो चुका है उसमें ऑलमोस्ट कितने 59 के आसपास डिफेंस किए थे। अब रेसल फीचर्स ने रोमन रेंस का भी एक स्टैट शेयर किया है जहां पे 1200 दिनों से ज्यादा के रोमन रेंस की रेन में टोटल मिला के टीवी, प्रीमियम लाइव इवेंट और लाइव इवेंट सब कुछ 54 बार रोमन रेंस ने 54 टाइम्स जो है अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया हुआ है। तो अब इस कनेक्शन को मैं नहीं बैठाना चाहूंगा, ऑलरेडी इसके बारे में
हर कोई बात करता है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन हाँ एक तरफ छोड़ रहा है, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, ये सिर्फ स्टैट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और अभी कुछ ज़्यादा ही आगे, लेकिन सैमी ज़ेन की बात करते हैं। तो भाई सैमी ज़ेन का जो दिसंबर में लाइव इवेंट हुआ था टोरंटो में, यहाँ पे 15 टांके लगे उनको सिर में, और उनको ये आप फोटो देख सकते हो, थोड़ी सी हो सकता है देखने में ऐसे ऐसे हो जाए, लेकिन चलो अब इतने तो पत्थर दिल नहीं कट्टर दिल के तो हो चुके होंगे कि इतनी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता होगा। तो यहाँ पे ये जो है सैमी ज़ेन का स्टेपल लगा हुआ है, और ऐसा ये वैसे लगी तो सिर में इतनी सीरियस होती है, लेकिन इतनी कॉमन हो जाती है WWE में कि रिकवरी का भी ज़्यादा टाइम बंदा नहीं लेता। वो अभी रॉ में ऐसा हाल करवा के और अगले शो में होता है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन लाइव इवेंट में भी देख रहे हो ऐसा पूरी मेहनत की जा रही है। अगली स्टोरी है जिंदर महाल से रिलेटेड। तो जिंदर महाल को भाई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। अचानक से मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। पहले हर कोई ट्रोल वे में जिंदर महाल के बारे में बात कर रहा था, और आज के टाइम में वो रॉक का सेगमेंट करने के बाद सारे लोगों ने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, जो कि मुझे देख के अच्छा लग रहा है। जिंदर महाल के प्रोमो की तारीफ हो रही है, उनके उस कैरेक्टर की बात हो रही है। इवन आप लोग वाला ट्वीट देखो, यहाँ पे इवन जो अमेरिकन फैंस हैं वो भी परेशान है कि मतलब वेस्टर्न फैंस या फिर बाहर के फिरंगी वाले जो फैंस हैं कि ये एंटी यूएसए वाला गिमिक हमेशा क्यों थमा दिया जाता है फॉरेन रेसलर्स को, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आके वो भी इस बारे में बात करें, जो कि हम तो पता नहीं कितने टाइम से ही कर रहे हैं, तो शायद अब इसके बारे में कुछ सीख ली जाए। अब ट्रिपल एच भाई साहब यार तुम तो स्मार्ट हो, उम्मीद करेंगे कि तुम्हारी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ हो इसके बारे में, और बाकी कुछ एक धमाका सा देखना हो तो आप लोग इस चैनल की लेटेस्ट कम्युनिटी टाइप की पोस्ट भी जाके देख सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और गाइस ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। जब मुझे पता चली तो मैं तो हैरान हो गया। ये ट्वीट देख सकते हो आप लोग, जहां पे बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ने लगातार 12 चैंपियनशिप मैचेस हारे हैं। और आप सोच रहे हो ये कब हुआ, तो उसके लिए बस आपको अगली ही फोटो दिखाने की जरूरत है, जहां पर मिज के सामने पहले तो वो कैश इन से हारे, और वो जो हार का सिलसिला है अब तक डे 1 में जो सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच है वहां तक चला। बीच में बॉबी लैशली के साथ यूएस चैंपियनशिप के लिए क्राउन जूल, क्लैश एट द कैसल, हर जगह जाके जो है ड्रू मैकिंटायर को मिली है तो सिर्फ हार। और ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर बड़ा ही अलग जा रहा है इस समय, और अलग डायरेक्शन में WWE इसको लेके जा रही है। जरूरी नहीं वो ऐसे हो सकता है वो ऐसे भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन। तो अभी एक डेडिकेटेड एपिसोड आने वाला है सुपरस्टार स्पॉटलाइट का असली अखाड़ा, तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। लेकिन ये देख के अच्छा तो नहीं लग रहा यार, वहां पे डिस्कस करेंगे वैसे अच्छे से कि क्या चल रहा है और क्या होगा आगे ड्रू मैकिंटायर के साथ। अगली स्टोरी हल्क होगन के बारे में है। तो रेसल वोड्स बहुत टाइम के बाद जिंदा हुए, जहां पर उन्होंने बताया कि 40 साल होगन के सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, और यहाँ पे WWE बहुत कुछ उनके लिए प्लान कर रही है, जैसे कि है ना उनके अलग अलग मर्चेंडाइज और अलग अलग आइटम्स निकाल के। अभी ऐसा जरूरी नहीं कि वो चीज WWE शो पर करने वाली है कि होगन को बुला के करेंगे, बट करंटली ऐसा कुछ प्लान है। टू बी ऑनेस्ट यार होगन से मैं इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाता। ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने उस टाइम पे ना रेसलिंग देखी, और जब तक देखनी शुरू की तब तक तो होगन का है ना इतना ज्यादा फिर जो जलवा है वो खत्म हो गया था। तो ये कहूंगा मैं, तो बाकी ठीक है मूवमेंट तो वो क्रिएट कर। स्टोन कोल्ड से बड़ा सही रिलेट कर पाता हूं मैं, क्योंकि पता नहीं उनको तो देख के अभी भी ऐसे लगता है यार ये बंदा तो जैसे पहले था वैसा ही है, और ऊपर से वो उल्टी सीधी बातें भी नहीं बकते जैसे कई बार होगन कहते। मैं ये अगेंस्ट में नहीं बोला, लेकिन हाँ जैसा अपना ओपिनियन है वो बता रहा हूँ। होगी 40 साल तो सेलिब्रेट करेंगे, हम भी खुश होंगे, और देखते हैं क्या WWE कर रही है वहां पे। कोडी रोड्स ने डेफिनेटली एक ऐसा काम कर दिया है जो कि आप लोग चाहोगे कि आपके साथ भी कोई WWE सुपरस्टार एक दिन करे। तो एक फैन का ट्वीट था जहां पर वो कहता है भाई जुगाड़ कर रहा है वो अपना रेसलमेनिया की टिकट का, उसके लिए उसको डोनेशन चाहिए। तो कोडी रोड्स ने भाई साहब पूरा का पूरा रेसलमेनिया ही उसको स्पॉन्सर कर दिया। यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे टिकट्स और होटल्स मैं करूंगा, यू आर गोइंग टू रेसलमेनिया 40, और ये उन्होंने बिल्कुल ऐसे WWE की भाषा में बोला। तो कुछ अच्छी बात शेयर करने वाली लगी तो बस मैंने आपके साथ कर दी, बाकी ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। और कोडी रोड्स का इवन सारे WWE सुपरस्टार्स का जो दिल है वो बहुत साफ रहता है, ऐसी चीजों से पता चल जाता है। कई बार चीजें की जाती हैं इंटेंशनली, लेकिन जो नहीं की जा रही वो भी समझ में आ जाती है। और कोडी रोड्स की ये काम ये वाले ये जो उन्होंने किया वो उनमें से एक है कि हाँ अच्छे दिल के साथ वो किया गया है काम। अगली स्टोरी फैंटेसी है। तो यहाँ पे एक ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आई थिंक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, इनसे मैं मिला भी हुआ हूँ। तो यहाँ पे ना इन्होंने पूरे ट्विटर पे इसको शेयर किया कि क्या फैंटेसी बुकिंग पूरा रोमन रेंस का पाथ कैसे होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में मल्टी पर्सन मैच रोमन रेंस और रॉक रेसलमेनिया, उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस में जिमी ऊसो वर्सेस रोमन रेंस, और ऑब्वियसली कोई दूसरा भी पेपर भी हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस समर स्लैम, जो कि बहुत टाइम से ड्यू है। रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली, ये प्लान भी WWE पता नहीं कितने टाइम से कंसिडर कर रही है।
रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, जो कि इनएविटेबल है। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ वर्सेस जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो एट एलिमिनेशन चेंबर, और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फाइनली एट रेसलमेनिया 41। अब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये चीज होने वाली है, बट यस काफी सारी लॉजिकल चीजें इसमें लग रही हैं। कुछ मैं ऐसे बोलूंगा कि रोमन और सोलो शायद रॉयल रंबल जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए मुझे लग रहा है छोटा है, स्कोर बड़ी स्टेज पे कर सकते हैं, बट हाँ अगर यहाँ से ऐसा पाथ भी क्रिएट किया जाए कि रॉक और रोमन रेंस मैच पहले और रोमन वर्सेस कोडी बाद में, तो वो आइडिया भी हो सकता है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये, आप कुछ रिएक्ट कर सकते हो उसके ऊपर। अगली स्टोरी एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड है भाई साहब, और अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, वैसे व्हाट्सएप चैनल पर हो गया और ट्विटर पे हो गया, तो आपको ऑलरेडी फिर वो चीज पता चल गई होगी। और वो चीज ये है कि एलिमिनेशन चेंबर इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से दिन में 3 बजे शुरू होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में जो टाइमिंग है वो है 5:30 बजे। अमेरिका वाले लोगों के लिए अब उनको अपने समझ में आएगा हम कैसी मेहनत कर रहे होते हैं। वो उठेंगे सुबह 4:30 बजे, और हमारे हिसाब से दिन में 3-3:30 बजे के आसपास जो शो है वो शुरू हो जाएगा, और शाम होते होते जो एलिमिनेशन चेंबर है वो शो खत्म भी हो जाएगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ कितनी डिफरेंट फील होगी कि हम लोग दिन में उठ के पूरा शो देख रहे हैं ना, क्योंकि अब तक रात वाला एक्सपीरियंस तो कर लिया, सुबह वाला तो हमेशा ही करते हैं, तो मस्त रह गए। और यार कुछ अलग सी फील होगी इसमें, मतलब समझ रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिन में मस्त अपना देखना, बहुत सारे लोग कॉलेज से, बहुत सारे लोग स्कूल से, कुछ हो सकता है ऑफिस में बैठ के देख रहे हो, तो ये नजारा है इस समय। बाकी बताना फिर कैसा लग रहा है आपको सुन के और जान के। साशा बैंक्स के बारे में WWE ने क्या किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी बायो को अपडेट कर दिया। यही सेम चीज सीएम पंक के साथ भी हुई थी, तो अब लोग बोल रहे हैं अरे भाई साहब जैसे सीएम पंक के बारे में WWE ने किया था ना कि पहले लग रहा था आ जाएंगे, उसके बाद अचानक से सोर्सेस चेंज हो गए, उसके बाद फिर पता चला कि उन्होंने बायो अपडेट करी, और वही चीज साशा बैंक्स के साथ भी हो रही है। लेकिन कल मैंने आपको क्या बताया था कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो AW के साथ बातों में है, तो मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, जो चलता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि शायद साशा बैंक्स आ सकती है कंपनी, क्योंकि इसके अलावा जो भी डिसीजन वो लेंगे मुझे लगता नहीं है उनके करियर के हिसाब से वो अच्छा डिसीजन होगा। अगली स्टोरी WWE का एक ट्वीट है जहां पे वो लिखते हैं कि बहुत सारे रियूनियंस हम लोग देख रहे हैं, तो बताओ नेक्स्ट कौन सा रियूनियन होना चाहिए। तो इसके ऊपर पता रिप्लाई किया WWE के फॉक्स वाले अकाउंट ने, और उन्होंने इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया जहां पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों साथ में हैं, और टैग टीम चैंपियंस एक टाइम पर वो थे, आपको पता होगा। ये बिल्कुल शील्ड की अगर हम लोग अर्ली मेमोरीज की बात करें, जिस टाइम पर उन्होंने बिल्कुल ये रॉकेट वाले ऊपर जा रहे थे, उससे पहले का उस टाइम का ही हम लोग कह सकते हैं उसे ये है। तो इसके बाद तो लोग भाई बिल्कुल क्रेजी हो गए कि अरे अरे वाह मजा आ गया, क्या होगा। कुछ है नहीं यहाँ पे ज्यादा बताने के लिए, लेकिन WWE और फॉक्स ने इस वाले ट्वीट को किया, तो ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी WWE के न्यू प्लान चेंज या फिर स्टोरी चेंज फिनिश एंड इससे रिलेटेड है। तो एक बहुत बड़ा रीजन जो है रोमन रेंस वर्सेस रॉक, फैंस चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि रेसलमेनिया 40 में होगा, अभी पता नहीं है कि कौन सा मैच होगा। ये बहुत बड़ा मैच है और WWE इस मैच को तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकती कि एलिमिनेशन चेंबर में थोड़ी करवाएंगे, इसको तो रेसलमेनिया में करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद एक अलग ही वॉर शुरू हो चुकी है फैंस के बीच में, कोडी एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड रॉक वाले फैंस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं कि कैसे सपोर्ट किया जा रहा है इस आइडिया को कि जरूरी नहीं कि रोमन रेंस और रॉक जैसा मैच रेसलमेनिया में होना चाहिए। कुछ एग्जांपल फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ट्वीट देख सकते हो, जहां पे एक बंदा सार्कास्टिक वे में लिख रहा है कि हाँ रेसलमेनिया लेवल का मैच तो रेसलमेनिया जैसे में ही होगा ना, कोई रैंडम प्रीमियम लाइव इवेंट में थोड़ी होगा। और यहाँ पर आपको पता होगा जॉन सीना रोमन रेंस का जो मैच, सबसे बड़ा मैच जिसको WWE रेसलमेनिया में डाल सकती थी, वो मैच नहीं हुआ। फिर लोग शुरू हो गए यहाँ पे कोई TLC के मैच की बात लिख रहा है, जो टाइटल यूनिफिकेशन हुआ था, जो बैटल ग्राउंड्स में शील्ड के तीनों मेंबर्स का ट्रिपल थ्रेट हुआ था, वो अपने आप में रेसलमेनिया लेवल का मैच था। तो यहाँ पे इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि रोमन रेंस और रॉक का मैच जो रेसलमेनिया में ही होगा, और वो चीज एलिमिनेशन चेंबर में भी हो सकती है, ताकि जो स्टोरी वाली चीज है उसका भी पूरा आइडिया और सेंस बनाया जा सके, जो कि एक बहुत हद तक वैलिड पॉइंट नजर आ रहा है। आप लोग जरूर बताना इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।